नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। देश की आधी आबादी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सशक्त बनाने में सरकार ने एक साहसिक निर्णय लिया है, एक ऐतिहासिक कदम जो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करना सुनिश्चित करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम की। किस तरह ये कानून नीति निर्माताओं के लिए, महिलाओं से जुड़े संवैधानिक संस्थाओं के लिए एक बड़ी उम्मीद लेकर आ रहा है, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर जी। राहटकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस कानून पे हम बढ़ेंगे, आगे बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है और लोगों को भी ये जानना ज़रूरी है, आप अपने अनुभव से, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष होने से पहले आप महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही हैं। ऐसे में आप किस तरह से मौजूदा दौर में देश की महिलाओं को कहाँ पाती हैं, क्या सोचती हैं, आपका अनुभव क्या कहता है? क्योंकि यहाँ से ये यात्रा शुरू होगी जब हम राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करेंगे। अगर आज के समय की मैं बात करती हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि हमारे देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इतने अवसर मिल रहे हैं और हर क्षेत्र में वो प्रगति कर रही है। आज आप देखिए ना कि कुछ साल पहले हमारे यहाँ बेटियों को जन्म लेने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती थी और उसके बावजूद भी उन बेटियों को कोख में मार दिया जाता था। पर देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान शुरू हो गया और हमारा देश बदल गया। आज आप देखिए कि देश में अब बेटियों की संख्या बहुत अच्छी बढ़ी है। हम अगर वो देखते हैं कि लिंगानुपात तो काफ़ी अच्छा वो बदल गया है, पर बात केवल बेटियों की संख्या बढ़ी है ये नहीं है। तो आज घर में, परिवार में, समाज में जब बेटी का जन्म होता है तो ढोल ताशे नगाड़ा बजाते हुए बेटी का स्वागत होता है। राहटकर जी, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक बड़े बदलाव हमने देखे, जिस तरह से आपने बताया। इन बदलावों के साथ एक राजनीतिक तौर पर सशक्त करना क्यों ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि जब उसकी ज़रूरत महसूस होगी तब ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज के दौर में और विकसित भारत के लिए क्यों ये नारी शक्ति वंदन कानून बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आज के समय पे नारी शक्ति वंदन कानून बहुत ज़रूरी है, पर ये कानून आने के साथ साथ उसके पहले हमने महिलाओं को बराबरी का स्थान देने के लिए हमने बहुत प्रयास भी किए हैं। आज हम देखते हैं कि जब सामाजिक क्षेत्र की बात आती है तो सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले, इसके लिए अच्छे प्रयास हुए हैं। मैं आपको एक ही एग्जांपल दूंगी। कुछ साल पहले तक हम ये कहते थे कि अरे वाह, चूल्हे पे खाना बना है, बहुत टेस्टी होता है। पर वो चूल्हे के खाने के बनाने के साथ साथ उस माँ को कितनी तकलीफ होती थी, कितनी कीमत देनी पड़ती थी। सही बात, धुएं अपने की वजह स्वास्थ्य से उसकी आंखें बहती रहती थी, उसके फेफड़े खराब होते थे। इसके तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं गया। पर जब इस 10-12 साल में हमने उस विषय में ध्यान दिया तो आज हम क्या देख रहे हैं कि हमारे देश की हर महिला अब धुएं से मुक्त हो गई है। ये सामाजिक सम्मान है, ये बहुत अच्छे तरीके से देखने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से सामाजिक बदलाव तो बहुत हो रहे हैं, उसी के साथ साथ महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण बहुत हो रहा है। जब तक महिला आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होती है तब तक उसका निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता नहीं होती है। आज आप देखिए कि चाहे हमारे देश में जिस तरीके से हमारी गांव की बेटियां, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं शानदार काम कर रही है, अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, लखपति दीदी बन रही है, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से नए बिजनेस शुरू कर रही है, स्टार्टअप शुरू कर रही है। ये कितना बड़ा बदलाव है। और आज देश की बेटियां, देश की महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है। और हम तो सब लोग ये समझते हैं कि जब आर्थिक सक्षमता आ जाती है तो फिर निर्णय प्रक्रिया में उसकी सहभागिता हो ही जाती है। तो सामाजिक सक्षमीकरण,
आर्थिक सक्षमीकरण, इसके माध्यम से हमारी देश की महिलाएं अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। पर उसी के साथ साथ अगर राजनीतिक सक्षमीकरण होता है तो हम कहीं रुकेंगे नहीं। हम इस देश के विकास के लिए बस चलते रहेंगे और विकास में हमारा बहुत शानदार योगदान भी देते रहेंगे। जी। राहटकर जी, राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है, उनसे जुड़े मामलों की जांच करता है, सरकार को सुझाव देता है। ऐसे में आप किस तरह से देखती हैं अपने इस पूरे सफ़र में, जहां महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करती रही हैं, जब महिलाओं से जुड़े इस कानून की बात करते हैं तो नीति निर्माताओं में, निर्णय लेने की प्रक्रिया में, पॉलिसीज़ के बनने में कितना ज़रूरी हो जाता है महिलाओं की भागीदारी, यानी विमेन लेड गवर्नेंस की कितनी ज़रूरत आ जाए? इसकी बहुत ज़रूरत है। मैं तो ये कहूँगी कि जब तक महिलाएं बराबरी के साथ नहीं चलती है तब तक हमारी प्रगति भी अधूरी रहती है। आप देखिए ना, जब एक महिला आगे बढ़ती है तो केवल खुद के लिए नहीं सोचती है, वो अपने परिवार को साथ लेकर आगे बढ़ती है, तो इसीलिए समाज आगे बढ़ता है। इसीलिए महिलाओं की प्रगति हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है और इसी को साथ लेकर ही हमने आगे बढ़ना है। आज जब हमारी आगे बढ़ने की बात आती है और हम 10-12 साल में हम देश में देख रहे हैं महिलाओं को, बदलती हुई महिलाओं को, तो इसके पहले हमारे यहाँ सिर्फ केवल महिला सक्षमीकरण की बात होती थी। आज हमारे हर क्षेत्र में देश की बेटियां हैं। अब महिलाओं की केवल विकास की बात नहीं हो रही है, तो महिलाओं के नेतृत्व में विकास की बात हो रही है। राहटकर जी, हम यही जानना चाह रहे हैं आपसे कि किस तरह से महिला आरक्षण बिल और जब नीति निर्माताओं में महिलाओं की भूमिका होगी, तो खासकर महिला अधिकारों से जुड़े तमाम ऐसे मामले जो एनसीडब्ल्यू तक आते हैं, क्या आपको लगता है कि उनमें कहीं एक कमी आप पाती हैं कि महिला नेतृत्व की कमी पॉलिसीज़ के स्तर पर, और जेंडर सेंसिटिविटी की जब हम बात करते हैं, क्योंकि महिलाओं से जुड़े तमाम इस तरह के मामले हैं, चाहे वो एक तरह से घरेलू शोषण के मामले हों, बलात्कार के मामले हों, और महिलाओं के वर्किंग प्लेस पे तमाम शोषण रहता है, उससे जुड़े मामले हों, कानून ज़रूर बने हैं। उन कानून पर काम करते समय आपको लगता है कि ये जो एक बड़ा कानून आने जा रहा है, ये बहुत बड़ा एक बदलाव लेके आएगा? ये बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। आप देखिए कि महिला के शोषण के अनेक मामले आते हैं जिसके ऊपर हमें लगातार काम करने की ज़रूरत होती है। पर जब ये कानून आएगा और सभागार में महिलाएं निर्णय प्रक्रिया में आएगी, तो उसी के साथ साथ जेंडर सेंसिटिविटी के लिए बहुत बड़ा काम होगा। वहाँ पे सभागार में अगर कुछ गलत चीज़ें होती है तो सभागार में आवाज़ उठाने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। देश में अगर कभी गलत चीज़ें होती है तो सभागार में वो आवाज़ उठाएगी, वो बात करेगी। और उसी के साथ साथ जब इतने सर्वोच्च हाउस में जब महिलाएं रहती है तो अपने आप में महिलाओं के विषयों पर बहुत बातचीत होगी। राहटकर जी, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक का सफ़र महिलाएं अब तय करने जा रही हैं। इसको आप कितना बड़ा राजनीतिक बदलाव भारत की पृष्ठभूमि में देखती हैं, और ख़ासकर तब जब भारत अपने विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने जा रहा है? प्रधानमंत्री नारी शक्ति वंदन अधिनियम को विकसित भारत का आधार बताते हैं। बिल्कुल। हम जब पंचायत की बात करते हैं तो आप देखिए कि कुछ साल पहले जब 74th अमेंडमेंट आई थी, जब महिलाओं को 33% आरक्षण मिला था, तब लोग ये कहते थे कि नहीं वो काम नहीं कर पाएगी, उनका क्या काम है, वो तो घर पे बैठेगी, उसके चेयर पे पुरुष जाता था। पर धीरे धीरे ये चित्र बदल गया और आज हम ये देखते हैं कि हमारे पंचायत व्यवस्था में 3 टायर सिस्टम में देश की महिलाएं बहुत शानदार काम कर रही है। अब वो वहाँ पे 33% नहीं है, अब वो 50% उनका रिजर्वेशन है, पर उसके अलावा भी ओपन जनरल कैटेगरी से महिलाएं चुनाव लड़ती है। तो आज हम देखते हैं कि हमारे 3 टायर सिस्टम के सभागार जो है वो कहीं 52% महिलाएं, कहीं 53, कहीं 55, इस तरीके से उनके नंबर बढ़ते जा रहे हैं। अब उसका परिणाम ये आया है कि रोज के काम में वो सहभागी हो रही है, वो काम कर रही है, अपने गाँवों के विकास में बड़ा योगदान दे रही है।
कई सवाल ऐसे भी हैं राहटकर जी जो महिला कानून को इसको लेकर किए जा रहे हैं, कहा ये जा रहा है, हम आपसे इसलिए कह रहे हैं कि आप ग्रास रूट से लेकर विभिन्न वर्ग की महिलाओं के संपर्क में आप आती हैं अपने तमाम मामलों के सिलसिले में। ऐसे में क्या आपको लगता है, एक जो तर्क ये दिया जा रहा है कि ये शहरी और प्रभावशाली महिलाओं तक ही सीमित रह जाएगा? मुझे आश्चर्य लगता है कि कौन ये कहता है। ये कानून पूरे देश भर के लिए लागू होने वाला है, हर क्षेत्र में लागू होने वाला है। वो शहरी क्षेत्र में है, वो ग्रामीण क्षेत्र में है, वो हिली एरिया में है, वो पर्वतीय क्षेत्र में है, वो जनजातीय इलाकों में है, और हर जगह पे ये कानून लागू होगा। हर क्षेत्र की महिलाओं को बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। उसका आप पुराना रूप देखिए ना। हमने जब ये 74 अमेंडमेंट हमने लागू किया था, तो हर क्षेत्र से महिला आई थी ना। आज हर क्षेत्र में महिलाएं दिख रही है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है हमारा जहाँ पे महिला नहीं दिख रही है? तो ये कहना सर्वथा गलत है। देश के हर कोने की महिला को नेतृत्व करने का बहुत अच्छा अवसर आज इस देश कानून में के महिलाएं माध्यम से मिलने लखपति वाला है। महिलाएं हो रही हैं, तो शायद इस सोच को बदलने की ज़रूरत है कि अब जो ये कानून होगा वो सीमित महिलाओं तक ही रहेगा। लेकिन एक सवाल ये भी बनता है राहटकर जी, क्योंकि आप गांव पंचायतों से जुड़ी हुई हैं, एक समय था जब हम देखते थे कि सरपंच पति हुआ करते थे, जब महिला सरपंचों को इस आरक्षण के तहत राजनीति में उतरने का मौका मिला। क्या आपको लगता है कि अभी भी ये जो प्रॉक्सी राजनीति है ये रहेगी, या महिलाओं के प्रति सोच, उनकी मानसिकता बदली है? मैं ये कहूँगी, मैं इसको मानती नहीं हूँ। अब एक समय था कि सरपंच पति आता करता था, पर धीरे धीरे उसको ये पता चला है कि उसने वहाँ पे आना नहीं है, वो कुर्सी उसकी नहीं है। और महिलाओं ने भी एक सिद्ध कर दिया कि वो क्षमतावान है, वो अपना काम अच्छी तरीके से संभाल सकती है। अब वो दौर गुजर गया है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। अंत में राहटकर जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस कानून के लागू होने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका क्या रहेगी? किस तरह से महिला नेत्रियों को क्या वर्कशॉप्स करेंगे, क्या तैयारियां रहेंगी? जैसे ये कानून लागू होता है और उसके बाद हमारी महिला जनप्रतिनिधि चुनकर आती है, तो उनके लिए तो प्रशिक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है। उस प्रशिक्षण करने की भूमिका तो हम निभाएंगे, पर तो भी उसी के साथ साथ समय समय पे समाज में जो अड़चनें आती है, उन अड़चनों को किस तरीके से देखना है, उसको सॉल्व कैसे करना है। और उसी के साथ साथ अनेक अनेक महिलाएं अपनी तकलीफ़ें लेकर आती है, तो उन तकलीफ़ों को भी हमने बहुत अच्छी भावना के साथ भी देखना है। ऐसे अनेक विषयों पर आगे चल के उन सभी महिला जनप्रतिनिधियों के साथ बात हो सकती है। पर मैं ये भी कहूँगी कि कानून तो पारित हो चुका है, अभी विशेष सत्र भी उसके लिए बुलाया गया है। तो हम ये भी प्रयास कर सकते हैं कि इस कानून के बारे में जागरूकता निर्माण हो जाए, समाज की हर क्षेत्र की, हर तबके की महिलाएं आगे आए और वो नेतृत्व करे। इसके लिए भी हमें प्रयास करना होगा। वो प्रयास राष्ट्रीय महिला आयोग लगातार करता रहेगा। अच्छा, किस तरह से आप लोग प्रयास कर रहे हैं वैसे महिलाओं के बीच में जाकर इस कानून के लिए जागरूक करने के लिए? बिल्कुल, राष्ट्रीय महिला आयोग का एक कार्यक्रम है, शी द चेंज मेकर। शी द चेंज मेकर ये कार्यक्रम हमारी चुनी हुई जनप्रतिनिधि महिलाओं के लिए होता है। एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग होता है कि किस तरीके से आप अपने क्षेत्र में लोगों की जो अपेक्षा है उसको आप समझ कर ले, उनकी अड़चनों को आप समझ कर ले, उसको सॉल्व कैसे करना होता है, उसके लिए बजटरी प्रावधान कैसे होता है, उसी के साथ साथ वो अपने अपने सभागार में कैसे रखना होता है, आप मीटिंग कैसे कर सकते हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग कैसे कर सकते हैं, इन सब विषयों पर। हाँ, सबसे बड़ी बात, जो सरकारी योजना है, जो नीतियाँ है, उस नीतियों का उपयोग आप अपने क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं, इन विषयों पे हमारा शी इज़ द चेंज मेकर में बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग होता है। मुझे आज ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने आज तक करीबन 25,000 से अधिक ज़्यादा हमारी महिला जनप्रतिनिधि जो पंचायत से आती है, उनका ट्रेनिंग हमने किया है। तो मुझे बहुत विश्वास है कि इन्हीं में से हमारी आने वाली आगे की जनप्रतिनिधि बन जाएगी। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, वो लीडर्स हैं, उन्हीं में से बन जाएगी। हमारी ऐसी अनेक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं हैं जो वहाँ पे एक मैं ये कहूँगी कि वैशिष्ट्यपूर्ण तरीके से काम कर रही है। आज उन सभी को आगे आकर आज एक अच्छा मौका मिल रहा है। मैं तो ये कहूँगी कि हमारी ये जो अभी नायिकाएँ आएगी, जो चुनी हुई जनप्रतिनिधि, यही सही हमारी समाज की नायिकाएँ होंगी।
समाज की नायिकाएं होंगी और भारत के समाज को एक नई दिशा देने जा रही हैं। जी, ये बिल्कुल। तमाम नेत्रियां जो आने वाले समय में, क्योंकि प्रधानमंत्री का कहना है कि 2029 से इसको लागू किया जाएगा। मैं तो आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि इस कानून की वजह से हम कितने सशक्त हो गए। तो एक बहुत अच्छी बात हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए कही है, देश की महिलाओं के लिए। उन्होंने ये कहा था कि कैसी है हमारी देश की महिलाएं, तो वो शक्ति है, वो सशक्त है, वो भारत की नारी है। वो शक्ति है, वो सशक्त है, वो भारत की नारी है। ना कम में ना ज़्यादा में, ना कम में ना ज़्यादा में, वो सब में बराबरी की अधिकारी है, वो सब में बराबरी की अधिकारी है। ये बराबरी का अधिकार आज हमें इस कानून के माध्यम से फिर से मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद राहटकर जी, हमारे साथ अपने अनुभवों को साझा करना और किस तरह से राष्ट्रीय महिला आयोग भी इस दिशा में लगातार महिलाओं के बीच में काम कर रहा है, उनकी नेतृत्व क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।